अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ IT 601 सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का वीक नंबर 11 शेयर करूंगा। मैंने पहले 7 to 10 शेयर कर चुका हूँ, चैनल पे मौजूद है, प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप उसको चेक कर सकते हैं। मैं लिंक भी उसका जो प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अच्छा, अब हम एक और चीज़ आपको मैं पहले स्टार्ट करने से पहले जो है वो बता दूँ। मैंने पहले भी बताया था, आप अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर और इवॉल्वमेंट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब आपने आगे जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पूरी तरह जो आपने बनना है ना आगे, अब उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं। जब आप एज अ कंपनी में किसी जगह पर किसी कंपनी में एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या दोनों का रोल आप जब अडॉप्ट करते हैं, तो ये IAM एंड डायरेक्टरी सर्विसेज, आपने पहले हम सर्विसेज पढ़ते आ रहे थे और उसकी सर्विसेज का प्रोटेक्शन का जो है वो हमने पार्ट पढ़ा था कि कैसे प्रोटेक्ट करना है प्रीवियस वीक के अंदर। तो अब हम आगे जो है वो इसके जो IAM एंड डायरेक्टरी सर्विसेज के अंदर IAM सर्विस है ये एक, हम इसको यूज़ करेंगे और इससे हम जो वो अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के जो है चीज़ें उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे यूज़र्स को प्रोटेक्ट करना है, वो देखते हैं हम आगे। अच्छा, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, IAM होता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ये फ्रेमवर्क है, वे इसके अंदर बहुत सारे वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं। कौन से टूल्स हैं, प्रोसेस है, पॉलिसी और टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है, वो कौन से हैं? इंश्योर द राइट इंडिविजुअल हैज़ एक्सेस टू ऑर्गेनाइजेशन एसेट, यानी सही यूज़र, यानी जो एक्चुअल में यूज़र है सिर्फ वही एक्सेस कर सके ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स को। वही एग्जांपल है आपकी LMS की। आप LMS पे लॉगिन करते हैं, आप अपनी वीडियो ID एंटर करते हैं, पासवर्ड एंटर करते हैं, आप अपने ही LMS पे जाते हैं, आप किसी और पे नहीं जाते। इसी तरह हो सकता है कि टीचर का मैनेजमेंट सिस्टम भी हो, जैसे आपका मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी एग्जांपल दी थी, उनका भी अपना एक LMS इसी तरह ही होगा। ठीक है, वो अपने LMS को जैसे भी एक्सेस करेंगे उनको अपना एक्सेस होना चाहिए और राइट पर्सन एक्सेस कर रहा हो, इस चीज़ का हमें इंश्योर करना है। उसके लिए हम ये आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं। ठीक है, टू हेल्प सिक्योरिटी टीम मैनेज एंड मॉनिटर द यूज़र लाइफ साइकिल। इसमें एक और चीज़ भी है कि जो सिक्योरिटी टीम है वो मॉनिटर कर रही होती है यूज़र को। जैसे मैं एग्जांपल आपको यहाँ पर वापस ले जा कर देता हूँ। आप LMS पर आपका लॉगिन होता है, ईच एंड एवरी लॉगिन अटैम्प्ट जो है वो रिकॉर्ड होती है। ठीक है, आपने इतने बज के इतने मिनट पर लॉगिन किया, इससे वो बाद में हो सकता है कोई वो उससे टीचर जो है वो उस लॉग जनरेट करता हो और टीचर जो है वो हिस्ट्री जनरेट करके जो उससे पता लगाता हो कि स्टूडेंट जो है वो कितनी दफ़ा लॉगिन कर रहा है, उसकी एक्टिविटी क्या है, मॉनिटर सारी एक्टिविटीज़ आपकी लिखी जाती हैं। आप जो भी काम करते हो LMS पर, जब जिस टाइम पे लॉगिन करके आपने असाइनमेंट चेक की, आपने लेक्चर व्यू किया, ये सब कुछ पीछे रिकॉर्ड होता है, लिखा जाता है। इसको यूज़र लाइफ साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन एसेट फ्रॉम बोथ इंटरनल एक्सटर्नल, अब हमें प्रोटेक्ट करना होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स, यानी एसेट्स आप एग्जांपल में हमारी जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं LMS ही एसेट्स है ना यूनिवर्सिटी का, उसको इंटरनली प्रोटेक्ट करना है, यानी स्टूडेंट से इंटरनली वो कैसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, वो आपको कहते हैं कि अपना आपने पासवर्ड आपने किसी और स्टूडेंट के साथ शेयर नहीं करना, किसी अन्य एंटिक पर्सन के साथ यूज़ नहीं शेयर नहीं करना। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल भी हो गया थोड़ा सा कि आप एक्सटर्नल। इंटरनल कैसे होगा कि आप अपने कैंपस में भी आप किसी के साथ ना शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी हार्मफुल हो सकता है। हमें इस तरह प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लॉज रूल्स वगैरह जो सेट्स डिफाइन करने होते हैं, वो हम आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम में काम करते हैं। अच्छा, कंपोनेंट है, मैंने वही बताया आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन के कौन ये जो है वो ऑथेंटिकेशन का यही मतलब होता है कि ऑथेंटिकेट करना कि आया यही यूज़र है। वो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कब परफॉर्म होता है? जब आप LMS पर ID और पासवर्ड लिखते हो, पीछे ऑथेंटिकेशन जो सिस्टम है वो करता है, ऑथेंटिकेशन करता है कि हाँ जी यही वीडियो ID है, यही पासवर्ड है, इसकी यही डिटेल मौजूद है, ये एक्चुअल पर्सन ही लॉगिन कर रहा है। फिर ऑथराइजेशन कि जो ऑथर है वो एक्चुअल में यही है, कंट्रोलिंग व्हाट ए यूज़र एबल टू डू वंस दे आर ऑपरेटिंग विद इन एंटरप्राइज एसेट। इसमें एक और बात भी आती है, ये जो इसने बात लिखी है कि ऑथराइजेशन,
क्या जो बंदा लॉगिन कर गया है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके सिस्टम में, वो जो काम कर रहा है वो वाकई में जो है वो यूज़र कर सकता है, ये कोई और भी उसके लिए आ गए हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट देखनी होती है, अप्रूविंग एंड मैनेजिंग थ्रू द यूज़र अकाउंट लाइफ साइकिल के थ्रू आप एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट कर सकते हो। फिर मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग करना, कि जो अब हम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, चले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से थोड़ा सा आपको टफ हो जाएगा, वापस आते हैं एलएमएस की तरफ से ले लेते हैं। मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग क्या होता है, वही मेरी पुरानी एग्जांपल की तरफ चले जाएं कि आप एलएमएस की जो लॉगिन डिटेल है, आपकी एक्टिविटी सारी रिकॉर्ड हो रही हैं, तो वो टीचर के पास आपका सारा रिकॉर्ड जाता है। तो टीचर उसमें से ऑडिट करके, मॉनिटर करके देख सकता है कि भाई आप जो थे, आपने वाकई लॉगिन करके लेक्चर वॉच किए हैं, यानी क्विज़ किए हैं, एक्टिविटी परफॉर्म करते रहे और लॉगिन अटैम्प्ट हुई है, तो उसके बाद आपने क्या क्या काम करते रहे हो थ्रू आउट द सेमेस्टर। एक वीक का जो काम था वो किया, इस मंथ फलां मंथ में ये काम किया, फलां मिड टर्म के पेपर से पहले जो आपके लेक्चर वॉच होने थे, कुछ सब्जेक्ट के होते हैं ना लेक्चर वॉच होने, वो किए हैं या नहीं किए। ये सारी चीज़ें मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग में हम उसी तरह जो है वो यहाँ पर जैसे ऑब्जर्विंग, ट्रैकिंग, मैनेजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन, जैसे हम करते हैं कि मैंने आपको एग्जांपल डिफरेंट आपको दी मैंने, कि जैसे आप एलएमएस के ऊपर आप आपने जैसे रिपोर्टिंग है, यूज़र एक्टिविटी रिपोर्ट करना, यूज़र की एक्टिविटी, आपकी सारी जो असाइनमेंट कर रहे हो, क्विज़ कर रहे हो, टाइम पे कर रहे हो या नहीं कर रहे, सारी चीज़ें जो है वो मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग। सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिंग इंटरप्राइज एसेट, कॉर्पोरेट डिवाइस, सिस्टम, नेटवर्क और सॉफ्टवेयर। अब ये चीज़ें आपकी इंटरनल में प्योरली आ जाती हैं, इसका आपसे डायरेक्टली ताल्लुक़ नहीं है। यानी आपका जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एलएमएस है, अब उस आप अकेले एलएमएस तो नहीं यूज़ करते, आपके कोई मैंने जो रिसेंट जो सुनी थी, मेरा ख्याल है कोई 4 लाख के करीब एलएमएस है शायद, ये भी मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं जस्ट एक फ़र्ज़ी भी हो सकता है ये बात हो। तो इतने एलएमएस की सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन रखना, दैट इज़ ये चीज़ आती है कि उसको प्रोटेक्ट कैसे रखना है, कौन सा थ्रेट से, वायरसेस से, कोई हैकिंग अटैम्प्ट से, हर चीज़ से प्रोटेक्ट करना, एम्प्लॉय से अनएथिकल एम्प्लॉय ना कोई यूज़ कर ले उसको, ये सारी कंपोनेंट ऑफ आईएएम है। ठीक है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर 4 हम चीज़ें यूज़ करते हैं। लाइट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल सर्विस, ये कर्बोसस ऑथेंटिकेशन सर्विस, रेडियस ऑथेंटिकेशन सर्विस, टेक्स ऑथेंटिकेशन सर्विस, ये मुख्तलिफ सर्विस हैं जो आप यूज़ करते हो। ये आप सर्वर की तरफ, प्योरली सर्वर के अंदर सर्वर मैनेजमेंट की सर्विसेज हैं, जो हम पीछे सर्विसेज पढ़ते आ रहे थे ना पिछले वीक में, सर्विसेज, तो ये वो सर्विसेज हैं जो इनको हम यूज़ करते हैं लिनक्स के अंदर। IT601 इसके प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर ये सारी चीज़ों को कॉन्फ़िगर करने का भी बताया है, एलडैप और कर्बोसस को इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशंस भी बताई हैं, लिनक्स में आप रह के कैसे कर सकते हो डॉकर को और ये चीज़ों को, आप उसको भी ये कल मैं भी इसे कोर्स में बात कर रहा था कि जो ये वाला कोर्स है ये थ्योरेटिकल कोर्स है। ठीक है, IT601 जो मेन कोर्स है ये थ्योरेटिकल है, इसमें सारी थ्योरी है, इन सारी बातों की थ्योरी है। ये पेपर के लिए आप इन सारे को रीड भी कर लेंगे ना तो इजीली पास हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने इन फ्यूचर कुछ करना है तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको खुद से सर्च करनी पड़ेगी। जब तक आप खुद से सर्च करके इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसको डॉकर को या लिनक्स को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको कुछ भी नहीं आएगा इन फ्यूचर। आपको जब जॉब पे आप IT इंफॉर्मेशन रिलेटेड जॉब पे किसी पे जाएंगे तो आपको फिर समझ आएगी कि यार मैंने उस टाइम पे मैं कर लेता तो बेहतर था। ये बहुत अच्छा कोर्स है, आपको एक प्लस पॉइंट है कि आपके लिए मार्केट के लिए जब आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या सर्वर मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे, डेवऑप्स की तरफ जाएंगे, तो उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त कोर्स है अगर आप इसको सही तरीके से करें तो। ठीक है, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस, एलडैप क्या चीज़ होती है, इंक्रीज द रिलायंस ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर, नीड इंफॉर्मेशन फंक्शनैलिटी, ये सब चीज़ जस्ट आप रीड करें, मैं इसका आपको बता देता हूँ इसका ये आगे चल के कि ये क्या चीज़ है।
अच्छा, ऑर्गेनाइज इसमें जो स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं वो X.X, ये 500 स्टैंडर्ड है। ये ऑर्गेनाइज द डायरेक्टरी एंटिटी इनटू हायरार्किकल नेम स्पेस। हायरार्किकल नेम स्पेस कैसे हो सकता है, मैं आपको इसका बताता हूँ भी थोड़ा सा कि ये हमने ये यहाँ पर यूज़ LDAP क्यों यूज़ कर रहे हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। उसने इसका लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है, इसका नाम आपने देख लिया। अच्छा, ये अब नीचे आप ये डायग्राम देख रहे हैं। अब आप यहाँ पर जो है वो सबसे पहले ऊपर देखिए रूट है। आपने ट्री डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि सबसे ऊपर जो होता है, जो जो पेरेंट है नोड होता है, उसे रूट नोड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे कंट्रीज़ का उन्होंने USA दिया, P फॉर पाकिस्तान, CHI में चाइना की बात कर रहे हैं। अब उसके नीचे जो है वो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बताई, जैसे US में IBM है, ATT है, ANTT, ये बहुत बड़ी जो है वो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। फिर Xerox है। फिर पाकिस्तान के अंदर PTCL है, PTA, और ये मेरा ख्याल SNGPL, ये शायद रेफ़र करी है, वाट एवर जो भी ऑर्गेनाइजेशन रेफ़र करी है। और चाइना में ZTE हम देख रहे हैं, ठीक है। ये सारी मैं इनकी बात कर रहा हूँ। अब इसके नीचे ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट होंगे और फिर इंडिविजुअल होंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है जब बहुत ज़्यादा जो है वो छोटी इन्वायरमेंट हो जाएगी। जितनी छोटी यानी इंडिविजुअल लेवल पे आप चले जाओगे तो ये हैवी हो जाएगा। डैप ऐप लेयर रिक्वायर एंटायर OSI लेयर स्टैक टू ऑपरेट। यूज डैप फॉर CS कम्युनिकेशन के लिए डैप यूज़ करता है। ऑफन यूज इंटरफेयरिंग एंड इनकम्पैटिबल डायरेक्टरी सर्विस। ये आप याद कर लें, पेपर में भी आ सकता है। ये आपको समझाने का मकसद ये है कि आपको ये दिखाया जा रहा है कि ये भी पेपर में मैंने सवाल रिसेंटली देखा था कि किसी पास पेपर के अंदर कि ये भी आया हुआ था कि ये जो 500 स्टैंडर्ड है, इसका जो ट्री स्ट्रक्चर है वो कैसे है। सबसे पहले रूट है, कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, और फिर उसके नीचे इंडिविजुअल पर्सनस। इस तरह जो है वो आप इसके अंदर काम करते हैं। अब LDAP क्या है? यूज टू एक्सेस एंड अपडेट इंफॉर्मेशन इन अ डायरेक्टरी बिल्ड ऑन X मॉडल। इस मॉडल के ऊपर यानी ट्री मॉडल स्ट्रक्चर के ऊपर बन के ये डायरेक्टरी कैसे बिल्ड हुई है, इसके ऊपर मॉडल पे वो एक्सेस भी करता है और उसे अपडेट भी करता है, ठीक है। स्पेसिफाई डिफाइन द कंटेंट ऑफ मैसेज बिटवीन क्लाइंट और सर्वर। क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी कंटेंट मैसेज पास होना है उस पर ये यूज़ करता है। जैसे ये डायग्राम राइट साइड में बनी है, LDAP क्लाइंट है, उसने TCP/IP प्रोटोकॉल यूज़ किया, LDAP सर्वर को और OSI मॉडल यूज़ करते हुए जो X500 है उसको बताया, और फिर डायरेक्टरी के अंदर गया, ठीक है। ये फॉर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए TCP/IP जो प्रोटोकॉल भी हम यूज़ करते हैं। इंक्लूड ऑपरेशन टू एस्टैब्लिश एंड डिसकनेक्ट अ सेशन फ्रॉम सर्वर। अब ये बात वो मैं आपको वापस LMS की तरफ लेके जाऊँगा। 15 मिनट के अगर आप LMS को यूज़ कर रहे हैं और आपने उसको ऐसे ही आइडल छोड़ा है तो सेशन एक्सपायर हो जाता है और वो डिस्कनेक्ट कर देता है सर्वर से। आपने ये देखा भी होगा, बहुत दफ़ा बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने ऑब्जर्व भी की होगी। तो इंक्लूड द ऑपरेशन टू एस्टैब्लिश एंड डिसकनेक्ट द सेशन फ्रॉम सर्वर, यानी ये आपका सेशन क्रिएट भी करता है सर्वर के साथ और फिर उसको कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद डिस्कनेक्ट भी करता है। यहाँ आप जब लॉग आउट कर देते हो तो डिस्कनेक्ट कर देता है, ठीक है। लाइट वेट अल्टरनेट टू द डैप। लाइट वेट है डैप से, इसमें डिफरेंस भी आ जाता है कि डैप और LDAP में क्या डिफरेंस है, ठीक है। यूजेज TCP इंस्टेड ऑफ OSI स्टैक। TCP यूज़ करता है, वो हमने ऊपर देख लिया। फिर सिंप्लीफाइड सर्टेन फंक्शन एंड ओमिट, ठीक है। उसके बाद यूजेज अ स्ट्रिंग रेदर देन डैप और एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स एंड जो भी ये है कि वो एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स नोटेशन। ये ASN भी बाज़ का तो MCQ में पूछा जाता है कि ASN क्या है। ये एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स नोटेशन 1 है। नोटेशन टू रिप्रेजेंट डाटा को किस तरह रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे ASCII आप पढ़ते हैं ना, ASCII है, फिर आपका जो है वो आपने हेक्साडेसिमल पढ़ी होंगी डिफरेंट किस्म की। तो ये नोटेशन है कि डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करना है इसमें, ठीक है। LDAP कन्वेंशन
हाउ इन्फॉर्मेशन इज स्टोर इन LDAP डायरेक्टरी में कैसे इन्फॉर्मेशन होती है। हाउ इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज एंड आइडेंटिफाई, उसको नेमिंग कहते हैं। फंक्शनल ऑपरेशन डिस्क्राइब व्हाट ऑपरेशन कैन परफॉर्म ऑन द इन्फॉर्मेशन स्टोर इन LDAP, यानी वो डिस्क्राइब करता है कि किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म होना है LDAP की डायरेक्टरी के ऊपर। जैसे अब ये आपके पास राइट साइड पे जो आपके पास डायग्राम शो हो रही है, एंट्रीज हैं, उसके आप एट्रीब्यूट हैं, और हर एट्रीब्यूट की टाइप भी उसके अंदर बताई जाती है। सिक्योरिटी डिस्क्राइब हाउ इन्फॉर्मेशन कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। अभी आपको ये बात सिर्फ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से शायद समझ आ जाए, प्रैक्टिकल में आपको समझाता हूँ आगे। जैसे हमने बात की पीछे कि इसके अंदर हम X500 मॉडल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने वही बात हमने राइट साइड पे आप देख रहे होंगे, रूट है, फिर DC नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे और उससे नीचे। ट्री में हमेशा टॉप पे जो होता है वो रूट नोड होता है, उससे नीचे ही टूवर्ड्स चलना होता है उसमें, और आपकी जो भी चलेगी आपकी वो डाउनवर्ड चलेगी, कभी भी राइट साइड या लेफ़्ट साइड यहाँ वो ऊपर को नहीं जाएगा, हायरार्की हमेशा नीचे को जाएगी। LDAP uses a DIT directory information tree based on which help present the information in hierarchical tree format, ठीक है। हम हायरार्किकल ट्री फॉर्मेट में करते हैं। अब ये क्या हम आगे पढ़ते हैं। स्केमा है डिफाइन व्हाट ऑब्जेक्ट्स क्लासेस अलाउ, किस तरह की ऑब्जेक्ट क्लासेस अलाउ हैं, व्हाट दे आर स्टोर, क्या वो स्टोर करती हैं, व्हाट एट्रीब्यूट दे हैव, ऑब्जेक्ट क्लास होती है उनके पास, व्हाट एट्रीब्यूट आर ऑप्शनल, ऑब्जेक्ट क्लास ये ऑप्शनल है, टाइप सिंटेक्स ऑफ ईच एट्रीब्यूट। अब ये जो आप समझ आपको नहीं आ रही होगी कि ये DC कॉम इज इक्वल टू कॉम क्या है, DC इज इक्वल टू VU क्या है, DC इज इक्वल टू नेट क्या है, फिर DC इज इक्वल टू एग्ज़ाम है, फिर यूज़र है, फिर ग्रुप है, फिर OU कंप्यूटर्स है, फिर नीचे उसने दिया है कि ये एंड पे जो है ये UID रशीद है, फिर CN एकेडमिक्स है और CN डेल है। बेसिकली वो एक हायरार्की बनाना चाहता है कि यूज़र कौन है, उसका ग्रुप क्या है, उसका जो है वो ओनर ग्रुप जो है वो किस तरह पे काम कर रहा है, किस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है। यानी आपका पेपर यूज़र ने देना है, वो किसका है, एकेडमिक्स का है, ठीक है। वो किस चीज़ पे काम करेगा, कंप्यूटर कौन सा है, डेल का, ठीक है। इसी तरह आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, मैं आपको एग्ज़ाम से देता हूँ कि आप जाके ना वो एग्ज़ाम में आपका ID अपनी VU ID यूज़ करते हैं, उसका पासवर्ड यूज़ करते हैं। ऐसे ही होता है, आपके पास कंप्यूटर होता है, आप किस ग्रुप के अंदर होते हो, एग्ज़ाम के अंदर ग्रुप्स जो आपको यूज़ किए गए हैं, ये ग्रुप लिखा हुआ है, ग्रुप्स नहीं लिखा हुआ, ग्रुप होता है बेसिकली ये। तो ग्रुप आपका कौन सा है जी, एकेडमिक्स, ठीक है। तो आपने बेसिकली किस डोमेन से आप यूज़ कर रहे हो, VU से, आपकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी से के VU से कनेक्ट होता है, ठीक है। VU.edu.pk यही डोमेन है ना, .com और .net की डोमेन तो नहीं है आपकी, .vu की डोमेन है, तो वो डोमेन उससे कनेक्ट होती है, ठीक है। यही बात सारी आप इधर पढ़ेंगे तो यही सारा कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद वो एग्ज़ाम से कनेक्ट होती है VU की डोमेन, और एग्ज़ाम से आपका यूज़र वो बता देता है, ग्रुप बता देता है, कंप्यूटर बता देता है भाई कौन सा कंप्यूटर आ गया। ये ऑप्शनल है, ठीक है। ये जो येलो में शो हो रहे हैं ये ऑप्शनल है, जो मैंडेटरी है, मस्ट है। जैसे उसने कहा है व्हाट एट्रीब्यूट दे हैव ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में जो मैंडेटरी हैं आपकी यूज़र ID ज़रूर पता होनी चाहिए। पेपर कौन सा एग्ज़ाम होना चाहिए वो तो आपके उस हिसाब से साइन हो जाएगा, और उस हिसाब से आपको कंप्यूटर कोई भी हो, डजंट मैटर, ठीक है। LDAP information structure. An entry consists of set of attribute. Each attribute has a name or a type or one value. Entry, each entry consists of several attribute. हर entry के several attribute हो सकते हैं, और attribute जो each attribute has a type and a set of value. हर attribute का type होती है और set of value होती है। Relatively discussed name RDN जो है attribute that will make an entry unique entry in its hierarchy when combined with its parent यानी रिलेटिव डिस्कस नेम जो है वो यूनिक एंट्री करता है जब उसको हम पेरेंट के साथ कंबाइन करते हैं। ये बस पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप याद कर लें कि एन एंटिटी कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ एट्रीब्यूट, ईच एट्रीब्यूट हैज़ अ नेम और टाइप एंड वन वैल्यू। ये डेफिनेशन आ सकती है, समटाइम आ जाती है, समटाइम नहीं भी आती, लेकिन आप इसको याद कर लें।
अच्छा जी, LDAP एब्रीवेशंस इसकी सारे लिखें, ये भी आप याद कर लीजिएगा, जो भी इनमें से कोई ना कोई MCQ उसमें पूछी जा सकती हैं आपसे, ठीक है। यूजिंग LID फॉर्मेट के थ्रू जो एंट्रीज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म बाय यूजिंग द LDI फॉर्मेट एज एन एग्जांपल। ये इसका फॉर्मेट है, इस तरीके से आपकी जो है वो सारी बातें जो है वो लिखी जाती हैं इसके अंदर। ये आप को ऐसे समझ नहीं आएगी, ये होम डायरेक्टरी की बात वो कर रहा है कि आपका एज अ यूज़र, फॉर एग्जांपल आप एज अ स्टूडेंट, आपकी आईडी है BC12345678 9, तो इस तरह से होम डायरेक्टरी में आपका एक फ़ोल्डर बना होगा जिसके अंदर आपकी इसके ऊपर सारी डिटेल लिखी होगी। इस फोल्डर के अंदर आपकी ये सारी ऊपर वाली ये डिटेल मौजूद होगी। इसमें कोई फ़ाइल होगी, अभी वो नीचे उसके बारे में बात करेगा कि वो क्या फ़ाइल होगी। तो आपकी जो होम डायरेक्टरी होती है सर्वर की, जहाँ से आपका डाटा एक्सेस हो के आना होता है सर्वर के ऊपर, हमेशा आप मैंने वो IT 601 प्रैक्टिकल में बात की थी कि आपकी जो होम डायरेक्टरी होती है वहाँ से हमेशा डाटा एक्सेस होता है सर्वर का, कहीं से रैंडम लोकेशन से नहीं होता। यहाँ आपकी होम डायरेक्टरी, होम के फोल्डर के अंदर आपके जो भी आपका यूज़र का नाम है, आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जब रहते हैं तो आपकी VUID ही हर जगह रिप्रेजेंट करती है, आपका एक्चुअल नाम आपका रिप्रेजेंट नहीं होता, आपका VUID से आप बात करते हो, सारी चीज़ें कम्युनिकेट हो रही होती है। क्लाइंट एंड सर्वर की इंटरेक्शन कैसे होती है? क्लाइंट स्टार्ट एन LDAP सेशन बाय कनेक्टिंग टू एन LDAP सर्वर से कनेक्ट करते हुए सेशन क्रिएट करता है। डिफ़ॉल्ट TCP पोर्ट जो है वो 389 है, ये भी याद कर लें कि LDAP की पोर्ट जो है वो 389 है, डिफ़ॉल्ट पोर्ट जो है। बाइंड द सर्वर थ्रू एन ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के थ्रू बाइंड करता है। क्लाइंट देन सेंड एन ऑपरेशन रिक्वेस्ट टू सर्वर, क्लाइंट जो है वो सेंड करता है ऑपरेशन रिक्वेस्ट। सर्वर सेंड रिस्पॉन्स, सर्वर जो रिस्पॉन्स, ये सिंपल क्लाइंट और सर्वर का रिस्पॉन्स बताया गया। इंट्रैक्शन इन्वॉल्व 3 फेजेस। क्लाइंट एस्टैब्लिश सेशन करता है, ठीक है, होस्ट IP और पोर्ट नंबर असाइन करता है। क्लाइंट परफॉर्म द ऑपरेशन रीड, अपडेट और सर्च करता है। क्लाइंट एंड द सेशन, क्लाइंट कैन अबंडन द सेशन, अनबाइंड कर सकता है या अबंडन कर सकते हैं, यानी आप ऊपर से क्लोज करके चले जाओ ब्राउज़र को आपने LMS लॉगिन किया, क्लोज करके चले जाओ, अबंडन कर दोगे आप सेशन को, तो वो सर्वर को समझ नहीं आएगी इन्फॉर्मेशन कहाँ भेजनी है। क्लाइंट एंड द सेशन, क्लाइंट खुद से एंड सेशन करें यानी अनबाइंड करें, आप लॉग आउट कर जाओ, ठीक है, लॉग आउट करना अनबाइंड होता है। LDAP यूजिंग अ सिंपल ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी लेयर, ठीक है, सिंपल ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी लेयर, आपने वो ऐसा ही मॉडल पढ़ा हुआ है ना, उसके अंदर लेयर्स होती हैं। ये सिंपल ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योर लेयर यूज़ करता है। SCLS विद SSL एंड TLS। SSL होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है, ये यहाँ ट्रांसपोर्ट TLS होता है, आप इसको 1 मिनट गूगल करके देख लीजिएगा। ये भी इसकी तरह ही SSL की तरह आप TLS लेयर भी आप यूज़ कर सकते हैं, SSL यूज़ करो या TLS यूज़ करो। अच्छा, इसके अंदर जैसे उसने एग्जांपल नीचे दी हुई है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है SSL ऑप्शन, सर्टिफिकेट ऑप्शन का आपको मिल जाता है, रिक्वेस्ट प्रूव्ड, मैसेज डाइजेस्ट, फिर सिस्टमेटिक की जनरेट हो जाती है, फिर रैंडम मैसेज जो है वो आ जाता है कि भाई आप सर्वर के साथ कनेक्ट हो चुके हो। डाइजेस्ट का मतलब हज़म करना नहीं है, मैसेज डाइजेस्ट होना ये है कि जब आपकी रिक्वेस्ट क्लाइंट और सर्वर के बिटवीन में जब एक्सेप्ट हो जाती है दोनों साइड से और सिमेट्रिक की जो जनरेट होती है उसको डाइजेस्ट कहते हैं। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, POP और SMTP, ये ईमेल के जो है ये सारे यूज़ हो रहे हैं, यानी POP 3, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ईमेल के लिए यूज़ होते हैं। LDAP SMTP HTTP एप्लीकेशन लेयर के ऊपर यूज़ होता है, और फिर नेटवर्क लेयर पे SSL TLS और TCP IP यूज़ होते हैं। एप्लीकेशन पे ये ऊपर हैं और नेटवर्क नीचे वाले शो कर रहा है। LDAP ऑपरेशन आर 3 तरह के, ये 3 टाइप ऑफ LDAP ऑपरेशन आर ऑथेंटिकेशन, क्यूरी एंड अपडेट। अब ये क्या बात कर रहा है यहाँ पर, ये मैं बताता हूँ। पहले वो सर्च करेगा डायरेक्टरी फॉर मैचिंग द डायरेक्टरी, फिर कंपेयर करेगा, फिर ऐड अ न्यू एंट्री, फिर मॉडिफाई अपडेट अ पर्टिकुलर डायरेक्टरी, रिमूव अ स्पेसिफिक डायरेक्टरी, रीनेम और मॉडिफाइड एंड बाय स्टार्ट अ सेशन एंड अ सेशन विद LDAP, अबंडेंट सेशन या एक्सटेंडेड। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि ऑथेंटिकेशन, क्वेरी और अपडेट क्या होता है।
आपको LMS की मैं से ही दोबारा लेके जाता हूँ, उससे ही आपको समझ आएगी। आप LMS पे जाते हो, लॉगिन पेज के ऊपर आईडी लिखते हो, पासवर्ड लिखते हो और लॉगिन पे क्लिक करते हो। ये ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है। ऑथेंटिकेशन होती है, ऑथेंटिकेशन के पीछे एक क्वेरी लिखी होती है। क्वेरी ये लिखी होती है कि इस VUID और इस पासवर्ड के अगेंस्ट जो भी रिकॉर्ड आपके डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है वो मैच करो। वो क्वेरी होती है, मैच किया जाता है। अगर वो मैच जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो उसको अपडेट कर देता है कि सेशन हैज़ बिन क्रिएटेड, सेशन क्रिएट हो चुका है। जब वो बाइंड हो चुका है, यहाँ सेशन बाइंड हुआ है या क्रिएट होना एक ही बात है। फिर उसके बाद अगर हम सेशन अबंडन करते हो या करते हो, या आपने इसके पीछे जो भी टर्मिनोलॉजी यूज़ की हुई है वो समटाइम आप टोकन यूज़ करते हो कि जैसे ही वो डेटाबेस के अंदर अब डिलीट और अपडेट क्या चीज़ हो रही है, डिलीट क्या चीज़ हो रही है, रिमूव अ स्पेसिफिक डायरेक्टरी एंट्री, यानी बाज़ औक़ात आप टोकन यूज़ करते हो कि अगर वो ऑथेंटिक यूज़र था, यानी जो एक्चुअल यूज़र जिसने लॉगिन करना था, तो वो जब वो सेशन क्रिएट करेगा तो वहाँ पर टोकन उसको असाइन कर दिया जाएगा कि ये इस टाइम इतने बज के इतने मिनट पे इसने लॉगिन किया, इसको टोकन असाइन कर दो। जैसे ही वो अपना सेशन एंड करेगा तो फिर वहाँ से वो रिमूव एंट्री, जो स्पेसिफिक एंट्री थी वो टोकन की, वो रिमूव कर दी जाती है। ये भी एक टेक्निक यूज़ की जाती है टोकन वाली। LDAP कॉमन कमांड्स, कुछ कॉमन कमांड्स हैं यूज टू ऑथेंटिकेट टू डायरेक्टरी सर्वर, आल्सो यूज टू फाइंड आउट। अब ये बात वो सारी आ गई। अभी तक तो जो हम बात कर रहे थे वो थ्योरेटिकल बात कर रहे थे, सारी थ्योरी के बारे में बात थी। अब हम प्रैक्टिकल की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। ये इसकी कमांड है। ये जब तक आपको ये नहीं समझ आएगी, जब तक आप इसको प्रैक्टिकली कमांड को लिनक्स पे जाके काम नहीं करोगे। अब ये कमांड है, मैं आपको इस कमांड के बारे में समझाता हूँ वो करता क्या है। ये प्रैक्टिकल वाले कोर्स के अंदर भी आपने पढ़ी हुई है कमांड। तो ऑथेंटिकेट यूज़र, आप ये यूज़र जो है आरिफ रशीद, इसको ऑथेंटिकेट कर रहा है डायरेक्टरी सर्वर। डायरेक्टरी सर्वर कौन सा? ये सर्वर है आपका। लोकेटेड किस पोर्ट पे लोकेट करता है? 389। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट बताया था 389 पोर्ट है। यूजिंग द पासवर्ड माई पासवर्ड, जो पासवर्ड आपको दिया गया माई पासवर्ड, उसको यूज़ करते हुए वो लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। -H हमने इसको पास किया है, ठीक है, ताकि ये जो है सही तरीके से जो उसके लवाजमात हैं इसके वो पूरे हो सकें इस कमांड के, ठीक है। फिर ये WMY पासवर्ड और यूज़र और ये पोर्ट नंबर हमने बताया उसको, ठीक है, सारा कुछ बताया। तो वो उसके बाद ये कमांड जो है पूरी रन होगी। लेकिन ये सारी एग्जांपल हैं इसके बाद, ठीक है, सिनेरियो के हिसाब से। लेकिन ये आपको सारी मैं नहीं समझाऊंगा, मैं इसको पास कर रहा हूँ, क्योंकि ये जब तक आप इसको खुद से करेंगे नहीं, ये आपको समझ ही नहीं आएगी। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको रटा मार लें, कमांड को रटा मार लें, हो सकता है कमांड पूछ लें, लेकिन प्रैक्टिकल के कोर्स में ज़्यादा कमांड पूछता है। जो थ्योरी वाला कोर्स है उसके अंदर ये डेफिनेशन पूछ लेगा, इसको इसकी जो है वो इसका जैसे ये यूजेज है, ऑप्शन बीच में आता है, ऑप्शन इसको कह रहे हैं हम, ठीक है। फ़िल्टर, एट्रीब्यूट, जो भी आगे उसके एट्रीब्यूट आ रहा है, ठीक है। तो ये IDAP सर्च की कमांड है, IDAP बाइंड की कमांड है, फिर IDAP ऐड है, IDAP डिलीट है, IDAP मॉडिफाई है, फिर IDAP मोड एंड है। इन सब के डिफरेंट यूजेज हैं, डिफरेंट इसकी जो है वो फंक्शनैलिटी हो सकती है यूजेज का। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है कि IDAP मोड एन की जो है वो उसका यूजेज बचाओ, सिनेरियो उसका कोई एग्जांपल दे दो, ठीक है। तो ये आप इसको याद करेंगे तो ये फिर ही होगा। फिर अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, मैं बात जो कर रहा हूँ वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ कि आप उसको याद कर लें। अगर आप खुद से करना चाहते हैं, मैं बार बार ये बात मैंने प्रैक्टिकल में बोली है, लिनक्स बग़ैर प्रैक्टिस के नहीं आती। वैसे तो कोई भी चीज़ नहीं बग़ैर प्रैक्टिस की आती। लाइक आप मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ये नहीं होता कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व करें और आप कहें जी और आई डन इट एवरीथिंग, मुझे बहुत कुछ आता है, मैं आगे मुझे और करने की ज़रूरत नहीं, मैं पेपर कर लूँगा। पेपर में थोड़ा सा डिफरेंट सवाल होता है, वहाँ जाकर फंस जाते हैं। इसी तरह रियल वर्ल्ड में भी यही होता है कि आप अगर ये कहते हो कि मैंने 2-4 सिनेरियो करके एग्जांपल कर ली है, रटा मार लिया, पेपर दे दिया ना, कुछ भी नहीं होगा उससे। प्रैक्टिकल लाइफ में आप फेल हो जाओगे जाके, जब तक आप करोगे नहीं, ठीक है।
करंट LDAP वेरिएंट सपोर्ट क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड करता है, कर्बोस वेरिएंट 4 ऑथेंटिकेशन है, ठीक है। अदर ऑथेंटिकेशन मोड पॉसिबल SAL सपोर्ट एडिड इन वेरिएंट 3 में जो से ऐड हुआ था। इस वक्त हमें सिर्फ यही चीज़ याद करनी है कि करंट LDAP वेरिएंट सपोर्ट क्या करता है, क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड यानी इनक्रिप्टेड पासवर्ड सपोर्ट नहीं करता, और कर्बोस वेरिएंट 4 ऑथेंटिकेशन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी बेस्ड ऑन बाइंड मॉडल क्लियर टेक्स्ट का वेरिएंट 1 है, कर्बोस 1 2 3 है, ठीक है। SCL का वेरिएंट 3 है, प्रपोजल फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी बेस्ड ऑन वेरिएंट 3 है फॉर नेटस्कैप के लिए। नेटस्कैप भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सॉरी, नेटस्कैप एक कमांड है, गलत बोल गया। नेटस्कैप एक लिनक्स की कमांड है। LDAP security, no authentication, basic authentication, DNS and password provided, clear text on base 64 encoding। बेस 64 इनकोडिंग के ऊपर हमारा टेक्स्ट यूज़ होता है, और सेल RFC222 जो है उसमें पैरामीटर्स DN है, मैकेनिज्म है, क्रेडेंशियल्स है। प्रोवाइड द क्रॉस प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन कॉल, इंक्रिप्शन कैन बी ऑप्शनल निगोशिएटेड, यानी इसमें भी आपकी इंक्रिप्शन नहीं होती, जैसे पिछले वर्जन में नहीं थी, इसमें भी नहीं है। IDAP SCL बाइंड वर्जन 3 कॉल, LDAP का सर्वर सपोर्ट मैकेनिज्म जो है वो बेसिकली इसमें बात यही याद करने वाली है कि इसके पैरामीटर्स क्या हैं, बस। DN मैकेनिज्म और क्रेडेंशियल ये पूछा जा सकता है कि RFC 2000 यानी SALS जो यूज़ करता है उसके अंदर पैरामीटर्स क्या हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन C लाइब्रेरी API है, फिर जावा JNDI है। LDAP वर्जन 3 यूजेस द UTF-8 इनकोडिंग। ये LDAP वर्जन 3 जो है ये अब UTF-8 इनकोडिंग यूज़ कर रहा है ऑफ यूनिकोड करेक्टर सेट, यूनिकोड करेक्टर। HTTP टू LDAP गेटवे, इसमें HTTP प्रोटोकॉल यूज़ होता है। LDAP टू X गेटवे, IDAP-D, ये भी कमांड है IDAP-D, ठीक है। रेफरेंशियल सिक्योरिटी, ये वो बातें हैं जो जस्ट आपने रीड आउट करनी है। वेरिएंट 2 और 3 का जो है डिफरेंस आ गया। फिर कॉमन यूजेस ऑफ LDAP के कॉमन यूजेस आ गए, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं मैं ऊपर। फिर इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन है, ये तो वो बात है कि जो प्रैक्टिकल आपको करने वाली है। तो हमने होस्ट नेम सेट करना है Ubuntu पे, ओपन LDAP इंस्टॉल करना है। ये मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं कि ये सूडो का मतलब है सुपर यूज़र, S फॉर सुपर, U फॉर यूज़र, डू मतलब करो। APT, ये APT कमांड है। कोई भी चीज़ आपने इंस्टॉल करनी हो, अपडेट करनी हो लिनक्स के अंदर, Ubuntu के अंदर, तो आप APT कमांड यूज़ करते हो। लाइक आप विंडोज़ में तो सिंपल कर लेते हो ना, सेटअप पे क्लिक किया तो आपने कर लिया, लेकिन यहाँ पर आपको करने के लिए APT कमांड होती है। पहले आप अपडेट करोगे, यानी आपने लिनक्स को अपडेट किया, अपडेट करने के बाद आपने ये इंस्टॉल किया उसको। बाकी उसका प्रोसेस है, ये बाज़ औक़ात ना उसके अंदर इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन LDAP की बेसिकली हम इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो इसके स्टेप्स आप याद कर लीजिएगा कि आपको क्या क्या करने हैं। बाज़ औक़ात कमांड भी पूछ लेते हैं, जो प्रैक्टिकल है उसमें ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादातर स्टेप्स ही पूछे जाते हैं। आप स्टेप्स याद कर लें। यहाँ तक जो है वो 11 वीक का पहला हाफ मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मैं इससे अब आगे मूव करने लगा हूँ। इसमें आपको यही चीज़ आपको गाइड करूँगा कि अगर तो जस्ट आपने पेपर देना है, इसको रीड करें, बहुत अच्छा मटेरियल लिखा है, टीचर ने बहुत अच्छा आपको जो है ये टू द पॉइंट बातें बता दी हैं, ठीक है, टू द पॉइंट है ये सारी जो स्लाइड हैं। बहुत ज़्यादा लेंथी स्लाइड नहीं दी हैं आपको, यानी बहुत ज़्यादा लेंथी हैंड आउट नहीं दिए दूसरे सब्जेक्ट की तरह। थोड़ा सा आपको ख़ुद भी कहा गया है कि कुछ अगर टर्म कोई समझ नहीं आती तो आप गूगल करके उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जो भी टीचर हैं इनके RF साहब, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है वो प्रोवाइड किए गए ये आपके जो स्लाइड हैं। अच्छा, हम आगे चलते हैं इसकी तरफ, DNS सर्विस की तरफ। अब हम दूसरी एक सर्विस की तरफ जा रहे हैं, DNS डोमेन नेम सर्विस की तरफ। इसमें हम देखेंगे डोमेन नेम सर्विस इज़ एन इंटरनेट सर्विस दैट मैप द IP एड्रेस एंड फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। FQD होता है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम टू वन एंड अदर, ठीक है। ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। FQDN क्या है? फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम्स, ठीक है।
DNS सर्विस एलिवेट द नीड टू रिमेंबर द IP एड्रेस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इंटरनेट पे हर चीज़ एंड IP एड्रेस होता है 192.168. ऐसे करके आपने देखा होगा कि IP एड्रेस होता है। तो वो अगर तो ये डोमेन नेम ना होते तो आपको IP एड्रेसेस याद करना बहुत ही मुश्किल काम है, आप नहीं याद कर सकते, ठीक है। तो इसलिए जो है वो एलिवेट कर दिया गया कि आप जो है उसमें आसानी पैदा कर दी कि आपको IP एड्रेस याद नहीं करने पड़ते, आपने उसकी जगह फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम रख दिया, उसकी जगह नाम रख दिया, ताकि आप उसे रीड कर सको, ईज़िली आप उसे रीड कर सकोगे। इस IP एड्रेस का जो है वो नाम रख दिया तो आपको पता चल जाएगा। कंप्यूटर दैट रन DNS आर कॉल्ड नेम सर्वर, जो DNS रन करते हैं कंप्यूटर या सर्वर, उनको नेम सर्वर कहा जाता है। Ubuntu इज शिप्ड विद बाइंड का जो बेसिकली मतलब है वो बार्कली इंटरनेट नेमिंग डीमन है, ठीक है, बार्कली, ठीक है, बार्कले इंटरनेट नेमिंग ऑपरेशन, ये भी आप याद कर लें, हो सकता है MCQs में आ जाए। द मोस्ट कॉमन प्रोग्राम यूज फॉर मेंटेनिंग द नेम सर्वर ऑन लिनक्स। फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम कैसे पता चलती है, आपने डोमेन पढ़ी होगी https://api.aws.amazon। अब इसके अंदर मैं आपको तोड़ तोड़ के बताता हूँ कि फुली क्वालिफाइड डोमेन क्या है और प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल तो आपको पता है, HTTPS और HTTPA आपके प्रोटोकॉल हो गए। फुली क्वालिफाइड डोमेन api.aws.amazon.com ये है। अब इसमें भी इसको भी तोड़ते हैं, इसमें आपका API AWS जो है वो सब डोमेन है, यहाँ www जो लिखा जाता है, अगर www नहीं है तो API डॉट ये आपकी सब डोमेन है, ये आपकी मेन डोमेन यानी रूट डोमेन आप इसको कहें या मेन डोमेन कहें। अमेज़ॉन का अंदर एक सब डोमेन बनाई गई है, उसका नाम है API.AWS। इसके अंदर API जो होस्ट है, सब डोमेन AWS है, सिस्टम लेवल डोमेन जो है वो अमेज़ॉन है, TLD टॉप लेवल डोमेन, ठीक है, ये TLD इसको कहा जाता है, ये .com को टॉप लेवल डोमेन, .com .net और .org ये टॉप लेवल डोमेन्स होती हैं। पेपर में पूछा भी जा सकता है कि टॉप लेवल डोमेन कौन सी होती हैं। DNS की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनको याद कर लें, और ये जो हैं वो DNS के कंपोनेंट्स, हो सकता है ये भी पेपर में आपसे पूछा जा सके। DNS रेजोल्यूशन इज़ कंप्लीटेड इन सेवरल स्टेप्स। अच्छा, पहले यूज़र जो है वो क्वेरी करता है, सबसे पहले ये सीक्वेंस डायग्राम बनी है, google.com उसने खोला, ठीक है। अब google.com खोला तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने क्वेरी की, किसको क्वेरी की कि रूट DNS, उसका रूट DNS क्या है कि हर वेबसाइट का एक DNS होता है, डोमेन नेम सर्वर होता है, यानी वो वेबसाइट किस सर्वर पे पॉइंट कर रही है, जिस सर्वर की तरफ पॉइंट कर रही है वो जाहिर सी बात IP एड्रेस होगा, लेकिन उस IP एड्रेस को भी उन्होंने एक नाम दिया होता है, वो DNS होते हैं, ठीक है। वो लाइक गूगल है ना, तो इसके ये किसी IP एड्रेस पे पॉइंट कर रही होगी, तो वो एक सर्वर के मल्टीपल IP एड्रेसेस होते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ और ये आप इसको पढ़ भी सकते हैं। एक सर्वर के पर एक IP एड्रेस नहीं होता, तो उन्होंने लाइक 10 IP एड्रेस हैं, तो हर IP एड्रेस को उन्होंने डिफरेंट DNS प्रोवाइड किए होंगे, ठीक है। एक वेबसाइट जो है वो एक वक्त में एक IP पे नहीं चल रही होती। इसी तरह एक वेबसाइट के ऊपर आप जब किसी जगह पे सर्च कराएंगे ना कि DNS किसी वेबसाइट के देखने, आप गूगल से देख सकते हैं, आपको 2 या 3 या 4 मिलेंगे, तो वो चारों के पीछे IP एड्रेस आप उसको भी पिंग करके देख सकते हैं। पिंग कमांड से आपको IP एड्रेस पता चल जाता है डोमेन नेम का। तो DNS जो उसके इवज लिखे होंगे वो उसको क्वेरी कर रहा है। अब वो आस्क द DNY सर्वर उससे वापस आस्क कर रहा है, ask.com सर्वर, उसने जो .com सर्वर है उससे भेजा वापस, फिर उसने DNS क्वेरी दोबारा की, ऑथेंटिकेशन रिजॉल्व, IP एड्रेस उसको मिला उससे, यानी उसने DNY सर्वर का मतलब है यानी जो उसके इवज DNS सर्वर थे। हमने तो google.com की, google.com ने DNS सर्वर को क्वेरी की, DNS सर्वर मिले, उसने उसको क्वेरी करके देखा, हाँ जी ये इस IP एड्रेस पे पॉइंट करा, उसको IP एड्रेस जो वापस हमारी जो google.com उसने खोल दिया, जो उस IP एड्रेस जो उस लोकेशन पे
करंट उसकी लोकेशन सर्वर पे पड़ी है, वो हमें शो करा दिया उसने। अच्छा, इसमें देख लें जो उसने आपको जो DNS जोन आपको बताया है, सबसे पहले रूट है वही ट्री स्ट्रक्चर .com.net.pk, ये टॉप लेवल डोमेन है। edu.vu.exam.vulms, ये बाकी कंट्री लेवल डोमेन्स भी होती हैं, जैसे .pk ये कंट्री लेवल डोमेन है, ठीक है। फिर .edu एजुकेशन की है। फिर vu आप कस्टम बीच में आ सकती है, कस्टम भी आप डोमेन ले सकते हैं। .exam.vulms, ये सारी कस्टम डोमेन्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपके कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं, DNS के रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि अपडेट होना ज़रूरी होते हैं। इनको आप रीड आउट कर लीजिएगा। मैं टोटल ये 12 रिकॉर्ड हैं, इससे ज़्यादा भी होते हैं कुछ रिकॉर्ड्स अगेंस्ट आपकी डोमेन नेम के सर्वर पे अपडेट हुए होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले भी बताया था, एक सर्वर पर एक तरह की वो सर्विस नहीं होती, मल्टीपल सर्विस चल रही होती हैं। तो ये मल्टीपल सर्विसेज, हर सर्विस को IP एड्रेस की तरफ पॉइंट करना होता है। जैसे SOS है, एडमिन ईमेल, लास्ट अपडेट, रिफ्रेश, ये एक सर्विस है। फिर ए रिकॉर्ड या 4 दफ़ा ए रिकॉर्ड, ये बेसिकली आपका IP एड्रेस होता है। शो द IP एड्रेस ऑफ होस्ट नेम, और मेन जो आपका ए रिकॉर्ड होता है। फिर C नेम होता है, कैनिकॉनिकल नेम। फिर MX होता है, ये मेल एंट्री के लिए आपका जो ईमेल सर्वर आपका चल रहा है, मैंने बताया उसकी भी सर्विसेज आपके सर्वर में होती हैं। आपके डेटाबेस की भी होगी, मेल सर्वर की भी होंगी, डेटाबेस का भी अभी आगे हम जिक्र करेंगे। मेल सर्विस के लिए फिर नेम सर्वर NS, फिर पॉइंटर रिकॉर्ड प्रोवाइड अ डोमेन नेम फॉर रिवर्स लुकअप के लिए आपने PTR कॉन्फ़िगर किया होता है। द CA रिकॉर्ड इज अ टाइप ऑफ DNS रिकॉर्ड यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन, कंफर्मेशन ऑफ सर्टिफिकेशन अथॉरिटी व्हेन वैलिडेट एंड SSL। आप इनको याद कर लें, समटाइम इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, वो पूछ लेते हैं आपसे कि C नेम क्या होता है या MX एंट्री क्या होती है। फिर ये TXT रिकॉर्ड है, फिर SRV, ये सारे जो हैं, ये सारे सर्ट, DCP, D नेम, डेलीगेशन नेम, ये सारे रिकॉर्ड पीछे अपडेट हुए हैं। सब कुछ ऑप्शनल भी हैं, सारे नहीं होते, लेकिन जो मेन है वो A रिकॉर्ड है, MX एंट्री है, और ये TXT रिकॉर्ड है, और आपका जो ये नेम सर्वर है, ये मेन होते हैं। ये ज़्यादातर वेबसाइट के ऊपर पीछे जो है सर्वर पे यही जो है वो अपडेट हुए होते हैं। SOA record, the start of authority record is mandatory record for all zones. It must be first record in the file. Authorized origin or detailed service may appear above. It is also one of the most complex to understand. SOA record सबसे complex और difficult होते हैं, उसकी example दी है उसने नीचे आपको। ये रिकॉर्ड के बारे में मैं बता चुका हूँ। आपका वो IP एड्रेस होता है जो मेन डोमेन का आपका एक्चुअल IP एड्रेस है, जो एक्चुअली उसकी तरफ जिस तरफ वो पॉइंट कर रही है आपकी वेबसाइट, ठीक है, जिस सर्वर की तरफ। फिर C नेम है, ये MX रिकॉर्ड मेल के रिकॉर्ड है। फिर नेम सर्वर आगे, और देखें नेम सर्वर जो है ns1.domain.com। अब इसके इवज़ पीछे ये IP एड्रेस अपडेट हुआ है, ठीक है, NS1 के। तो मैंने जैसे बताया था, डोमेन नेम सर्वर DNS में हम एक्चुअल IP एड्रेस के इवज़ एक नाम लिख देते हैं ताकि वो हम उससे रिप्रेजेंट कर सकें। तो ये भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जब आप सर्वर मैनेजमेंट या इस तरफ जाएंगे तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि नेम सर्वर का नाम जो रखा जाता है वो IP एड्रेस, और वो आपके बाज़ औक़ात आपकी डोमेन के हिसाब से ही रखा जाता है। जैसे आपने अपनी डोमेन जो है वो आपने अगर अपना सर्वर किया हुआ है, जो ये नहीं है कि आपको कस्टम DNS हर बंदे को मिलते हैं। आपने एक होस्टिंगर से एक वेबसाइट जो है वो आपने ली, उसका रिकॉर्ड जो है वो नेम सर्वर होस्टिंगर के नेम सर्वर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, वो आपकी अपनी डोमेन की तरफ नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। फिर PTR, ये सारे जो रिकॉर्ड्स हैं इनको अच्छी तरह रीड आउट कर लें, इनमें से कुछ याद कर लें, पेपर में आ ज़रूर सकते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल ही ये DNS सर्विस जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ज़रूर है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल में बताया था कि वो चीज़ें जो आप प्रैक्टिकल के अंदर करते हो
वो अपने रियल लाइफ जो सीखनी है वो रियल लाइफ में आगे जाकर जॉब में या किसी जगह पे करनी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस करें इसकी आप लोकल सर्वर पे तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये तो आप किसी जॉब वाली इन्वायरमेंट में जाएंगे जहाँ पर आपको लाइव सर्वर दिया जाएगा, आप वहीं कर सकते हो। ये आप लोकल इसको कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। जैसे हमने वो पढ़ा एल डैप या कर्बोस उसके अंदर प्रैक्टिकल में है, या डॉकर है, ये चीज़ें वो हैं जो आप लोकली कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लेकिन आप ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक्चुअल डोमेन जब तक आपके पास नहीं होगी आप ये इनकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक्चुअल डोमेन होना ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं वीक नंबर 11 का इख्तिताम करूँगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।